तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिंदी जो इलेक्टिव है, यहाँ पर ऐच्छिक लिखा हुआ है। हिंदी में ऐच्छिक बोलते हैं और इंग्लिश में इलेक्टिव बोलते हैं। तो हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो जैक बोर्ड द्वारा 2024-25 के मॉडल प्रश्न पत्र में जारी हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो आप लोगों का खंड क रहेगा, खंड क में जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो अपठित बोध से रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4-5 लाइन दिया रहेगा, यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया रहेगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह पैसेज रहता है या गद्यांश रहता है वो हर बार बदलते रहता है। ठीक है, यानी कि जो यह है वो अपठित रहता है, यानी कि यह हर बार बदलते रहता है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, या नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ पर अलग पैसेज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, स्किप करते हैं। और यहाँ पर जो अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक वो रहेगा पद्यांश से रहेगा, यानी कि 1 से जो 4 क्वेश्चन रहेगा वो गद्यांश से रहेगा और 5 से जो क्वेश्चन 8 रहेगा वो पद्यांश से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा रहेगा, यहाँ पर 4-5 लाइन दे दिया रहेगा और आप लोगों से यहाँ आंसर पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और खंड क में है, जो खंड क रहेगा उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछेगा क्वेश्चन, यानी कि जो मीडियम है और अभिव्यक्ति है उससे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेडियो को किस प्रकार का संचार का माध्यम माना जाता है। तो जो रेडियो है, रेडियो को कैसा माना जाता है, तो श्रव्य माध्यम। ठीक है, जो रेडियो है उसको श्रव्य संचार माध्यम माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। तो प्रिंट मीडिया जो किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर देख लीजिए, टेलीविज़न नहीं है, समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है प्रिंट मीडिया, यानी कि कहीं पर यहाँ प्रिंट किया हुआ है, छपाई किया हुआ है, उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। और जो टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, यह कैसा है, तो यह इंटरनेट मीडिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि जनसंचार में फीडबैक क्या का महत्व है। तो जो फीडबैक होता है, जो फीडबैक दिया रहता है उसका क्या महत्व है, तो संदेशों को समझने में मदद करता है। क्या करता है, तो जो फीडबैक रहता है वो संदेश को, जो मैसेज रहता है उसको समझने में मदद करता है। संदेश के प्रभाव का आकलन करता है, यानी कि जो संदेश है उसका प्रभाव जो है उसका आकलन करता है। ठीक है, और जो दर्शकों हैं, दर्शकों की राय प्राप्त करता है, यानी कि जो भी फीडबैक दिया है, जो दर्शक अपना फीडबैक दिया है उससे उसका जो राय है, उसका जो बात कहा है उससे पता चलता है, जो फीडबैक दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा और लब्धेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि निम्नलिखित में कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। तो जनसंचार का आधुनिक माध्यम कौन है, तो इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा ही आज जो जानकारी है वो हम लोगों के पास पहुंचती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है कि जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो जनसंचार है वो समाज पर क्या अपना इफेक्ट डालता है। तो देखते हैं कि लोगों को सूचना प्रदान करता है। जो संचार है, जनसंचार है, वो लोगों को क्या करता है, तो सूचना देता है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है। जो भी सामाजिक मुद्दा है जो बहस हो रहा है उसके प्रति हम लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, जो जनसंचार है, और लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रिका का नैतिक सिद्धांत है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पत्रिका, जो पत्रकारिता है उसका नैतिक सिद्धांत क्या है, तो सत्य और निष्पक्षता का पालन करना ही पत्रिका का एक नैतिक सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है। तो जो पेज 3 होता है उसका मतलब होता है कि मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें। ठीक है, क्या चीज़, तो मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें पेज 3 का यहाँ पर तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है। तो जो खोजी पत्रकारिता होता है उसका मुख्य कार्य है गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना। ठीक है, जो भी गुप्त जानकारी है उसको उजागर करना, यानी खुलासा करना। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा गया है। तो जो टीवी और रेडियो है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है,
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन था, यानी कि जो दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न है उस पर जो प्रसारित होने वाला क्या दिखाने देने वाला पहला धारावाहिक कौन है, तो क्या है हम लोग जो धारावाहिक है वो पहला बार दूरदर्शन में दिखाया गया था। ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन जान लीजिए कि जो पहला मूवी था वो कौन था, तो दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी। जो पहला मूवी दिखाया गया था टीवी में वो मूवी था दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 9 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन था वो जनसंचार और मीडिया से था। ठीक है। अब चलते हैं खंड ग। खंड ग में आप लोगों का पाठ्य पुस्तक से दिया रहेगा, यानी कि जो आप लोगों का हिंदी का पुस्तक है उससे यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 19 से लेकर 40 तक रहेगा। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा क्या दिया है खंड ग में कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। तो यहाँ पर भी गद्यांश दिया है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तावे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम का चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा है, व्यर्थ में पैसा बर्बाद होते हैं, रोटियां तावे से उतार लूँ, चूल्हे में सेक लूँ, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो, अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे की कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। ठीक है। यहाँ पर जो है ईद का चांद से लिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ पर एक कहानी दिया हुआ है कि एक बच्चा जो रहता है उसको पैसा दादी देती है और वो मेला देखने जाता है। तो ठीक है, जब मेला देखने जाता है तो वह सोचता है कि खिलौना क्यों लिए, जो खिलौना है वो व्यर्थ ही खराब हो जाता है, पैसा की बर्बादी है। तो उन्होंने सोचता है कि क्यों ना हम यहाँ पर खिलौने की जगह में एक चिमटा ले लें, जिससे क्या होगा, तो यहाँ पर जो दादी है वो रोटियाँ आराम से सेकेगी। ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा। तो जो हामिद था वो चिमटा खरीदने के लिए इसलिए सोचा कि दादी का हाथ जलने से बचाने के लिए, यानी कि जो दादी थी वो रोटियां सेकती थी तो उसका हाथ जल जाता था। तो जो हामिद था वो सोचता है कि क्यों ना एक चिमटा खरीदा जाए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने में क्या समस्या थी। तो खिलौने से कोई काम नहीं बनता है, जो खिलौना है वो व्यर्थ ही खराब हो जाता है, टूट जाता है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है कि गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया है। तो क्या बताया है, तो रोटियां तावे से उतारने में मदद करेगा, चूल्हे को साफ करने में उपयोग होगा, या आग मांगने वालों को आग देने में उपयोगी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि रोटियां जो है तावे से उतारने में मदद करेगी। यहाँ पर चूल्हा साफ करने वाला नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो है कि आग मांगने वालों को आग देने में उपयोग होगा, यानी कि जो ए और सी है तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है। तो जो गद्यांश है, ये जो कहानी है उसकी रचना प्रेमचंद जी ने की है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो कहानी है दोपहर का भोजन, यह किसको मूलत करता है, यानी किसको यहाँ पर दर्शाता है, किस वर्ग को, तो निम्न मध्यवर्गीय जो लोग हैं उसको यहाँ पर दिखाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है कि टार्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग किया है। तो आस्थाओं को बाजीरीकरण। ठीक है। आस्थाओं के बाजीरीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 है कि चमेली के बेटे का नाम क्या था। तो जो चमेली का बेटा था उसका नाम था बसंता। क्या नाम था, तो बसंता नाम था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की। तो जो ये पुस्तक है काला शुक्रवार, इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है, तो सुधा अरोड़ा। कौन है, सुधा अरोड़ा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खाना बदोश कहानी के लेखक कौन है। तो खाना बदोश जो कहानी है उसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खाना बदोश जो कहानी है उसकी रचना किए हैं। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है। तो भारत माता का जो मस्तक है वो हिमालय को कहा गया है। ठीक है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है कि मकबूल ने आयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी। तो इतिहास और भूगोल का जो किताब था उन्होंने ट्यूब खरीदने के लिए वो अपना पुस्तक बेच दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा जब मसीहा है उसका लेखक है विष्णु प्रभाकर। कौन है। तो आवारा मसीहा का लेखक कौन है। तो विष्णु प्रभाकर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है कि पतंगबाजी में शरद का मित्र था। सॉरी, पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था। तो जो पतंगबाजी यानी कि पतंग उड़ाने में जो शरद था, शरद का मित्र था राजू। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ पद्यांश दिया हुआ है, तो चलिए इस पद्यांश को भी पढ़ते हैं कि अरे इन तोहुन रान ई पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेसिया के पायन तर सवे यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर अवलिया मुर्गी मुर्गा खाई, काला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़ावी, सब साखियाँ मिली जेवन बैठी घर पर करे बड़ाई, हिंदून की हिंदवाई देखो तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधु का नो राहो है जाई। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मेरा यहाँ पर अच्छा से उच्चारण नहीं हो पा रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 है कि कवि ने इस पंक्ति में किसकी आलोचना की है। तो धार्मिक भेदभाव और पाखंड का यहाँ पर कवि जो हैं, कबीर जो हैं वो यहाँ पर जो है धार्मिक भेदभाव और पाखंड है उसकी आलोचना किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पर 33 है कि हिंदू अपने बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं। तो हाँ, वैश्या के पैरों तले सोते हैं लेकिन अपनी बड़ाई करते हैं जो हिंदू लोग हैं। ठीक है, ऐसा कबीर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्क की तुर्काई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है। तो जो कबीर के जो यह पद्यांश है उसमें संदेश बताया गया है कि समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि जो समाज है समाज में सच्चाई का पालन करना चाहिए। ठीक है। यही जो कबीरदास हैं वो बताते हैं इस पद्यांश के माध्यम से। ठीक है। पर क्वेश्चन नंबर 36 है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो जो सूरदास थे, सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था। तो वल्लभाचार्य नाम था, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो कविता है हंसी की चोट, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। किस भाषा का। तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य धारा के कवि हैं। तो जो सुमित्रा नंदन पंत है यह छायावादी जो काव्य धारा है उसका कवि है। किसका है। तो छायावादी काव्य धारा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जो महादेवी वर्मा है उनको यामा जो है यामा रचना के लिए उसको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ठीक है। कौन रचना। तो यामा रचना के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है कि मगध में कौन हस्तक्षेप करता है। तो मगध में पक्षी हस्तक्षेप करती है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यह जो है ये जो 2023-24 का जो मॉडल प्रश्न पत्र था उसको हम लोग सोल्व किए हैं, और जल्द ही मैं जो 2025 का है और जो 2025 में पूछा था एग्जाम पेपर, और जो 2024 में पूछा था, और जो 2023 में पूछा था, यानी कि कहने का मतलब है कि 2023, 24, 25 का मॉडल पेपर और इसका जो एग्जाम में पूछा था वो सभी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।